वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश किया। मोदी सरकार ने अपने इस बजट में आत्मनिर्भर भारत पर जोर दिया है। वहीं एमपी न्यूज़ के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए इकोनॉमिस्ट जयंतीलाल भंडारी ने बजट को काफ़ी अच्छा बताते हुए इससे सभी वर्गों को राहत मिलने की बात कही है। देखिए ये खास बातचीत। नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी न्यूज़ में। आखिरकार वो घड़ी आज आ ही गई जिसका बेसब्री से सबको इंतज़ार था। जी हाँ, बजट 2022। बहुत सारे सेक्टर्स, बहुत सारे पॉइंट्स थे जिस पे आज डिस्कशन करा गया। बहुत सारे पहलू हैं जो सामने आए। इन्हें सरल भाषा में हम आज आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ में जुड़ रहे हैं कंट्री के वेल नॉन इकोनॉमिस्ट डॉक्टर जयंतीलाल भंडारी सर। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कितना खट्टा मीठा ये बजट रहा, आपकी क्या राय है इस बारे में? वास्तव में कोरोना काल की चुनौतियों के बाद जब देश की इकोनॉमी उभर रही है, आगे बढ़ रही है, ऐसे में एक बहुत अच्छा अभूतपूर्व बजट प्रस्तुत किया गया है। एक ऐसा बजट है जिसमें सभी वर्गों को राहत दी गई है। अर्थव्यवस्था के विभिन्न सेक्टरों के लिए अच्छे आवंटन है। वहीं दूसरी ओर ये लक्ष्य रखा गया है कि जब समाप्त होगा ये वर्ष तो देश की जो विकास दर है वो 8.5 से 9% तक हो जाएगी। और सबसे खास बात ये कि वित्त मंत्री ने खुले हाथों, खुली मुट्ठियों से देश की इकोनॉमी को बूस्टर देने के लिए प्रयास किए हैं और इसके लिए उन्होंने जो राजकोषीय घाटा है वो जीडीपी के 6.4% तक विस्तारित करने में कोई संकोच नहीं किया है। जी सर, बजट जब आया तब बात हो रही थी आत्मनिर्भर भारत को सपोर्ट करने के लिए ये बजट है पेश किया गया। क्या कुछ कहना है आपका इस पे कि क्या कैसे ये हेल्प करेगा आत्मनिर्भर भारत बनने में? निश्चित रूप से आत्मनिर्भर भारत के लिए ये बजट एक महत्वपूर्ण प्रावधानों वाला बजट है। आत्मनिर्भर भारत के लिए ज़रूरी है कि हमारे देश के जो छोटे उद्योग धंधे हैं, कारोबार हैं, उनको प्रोत्साहन दिए जाएं। जो हमारे देश के लघु उद्योग हैं, मध्यम उद्योग हैं, जिन्हें हम एमएसएमई कहते हैं, उनको ऐसा प्रोत्साहन दें कि वे निर्यात भी कर सकें और रोज़गार भी बढ़ा सकें। तो इस बजट में एमएसएमई के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का नया प्रावधान किया गया है। इससे एमएसएमई की तस्वीर भी सुधरेगी, उनके निर्यात भी बढ़ेंगे और वे आत्मनिर्भर होकर देश की इकोनॉमी में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हुए दिखाई देंगे। जी सर, इस बार के बजट को ऐसा कहा जा रहा है कि भविष्य को सुनहरा करने के लिए ये बजट जो है वो पेश करा गया है, जो 25 साल और आगे देश को लेके जाएगा। जो अभी के करंट टाइम है जहाँ कोरोना महामारी फैली हुई है, तो स्टूडेंट्स के लिए भी जो है बहुत सारे प्रोविजंस यहाँ तैयार करे गए। इसके ऊपर आपकी क्या राय है सर? 2 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। एक बात यह है कि ये जो बजट है वो आगामी 25 सालों का एक विजन है। 25 सालों में देश को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनानी है। अमेरिका और चीन के बाद भारत होगा, तो उसके मद्देनजर बजट है। इस बजट के माध्यम से विकसित शहरों के भारत और विकसित गांवों के भारत की कल्पना की गई है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस बजट के माध्यम से डिजिटल एजुकेशन को आगे बढ़ाया गया है। हम देख रहे हैं कि कोरोना के पहले की दुनिया, कोरोना के पहले की शिक्षा और कोरोना के बाद की शिक्षा पूरी तरह बदल चुकी है। ऐसे में नई पीढ़ी को कोरोना के बाद की नई डिजिटल एजुकेशन के लिए तैयार करने के लिए इस बजट में स्कूल एजुकेशन के लिए भी अलग से प्रावधान है और कॉलेजिएट एजुकेशन को भी, डिजिटल यूनिवर्सिटी की बात भी इसमें की गई है। और इन सब के साथ साथ देश की नई पीढ़ी विदेशों में भी रोज़गार प्राप्त कर सकें और वो आउटसोर्सिंग के माध्यम से आगे बढ़ सके। तो डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए भी ये बजट उभर कर दिखाई देता है। जी सर, आज जब बजट पेश हुआ तो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ जो सबसे बड़ा एक पहलू जो सामने आया वो था क्रिप्टो करेंसी। कितना हेल्पफुल रहेगा अगर जो डिजिटल करेंसी है वो इंडिया में खुद की बनेगी? कैसे हेल्प करेगा ये? निश्चित रूप से ये बजट का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान है जो पिछले किसी भी बजट में नहीं था। एक तरफ हमारी डिजिटल करेंसी बढ़ेगी तो उससे गवर्नमेंट की जो आर्थिक साख है पूरी दुनिया में वो बढ़ेगी। दुनिया के कई देशों की अपनी डिजिटल करेंसी है। हमारे यहाँ डिजिटल करेंसी होने से बड़ा लाभ दिखाई देगा और डिजिटल वर्ल्ड है, डिजिटल ग्लोबल इकोनॉमी है, तो ये डिजिटल करेंसी हमारे लिए बहुत उपयोगी होगी। और साथ में क्रिप्टो करेंसी पे 30% टैक्स लगाया गया है यदि कोई भी इनकम हो और हर एक उसके कारोबार के ऊपर। तो क्रिप्टो करेंसी से देश में जो कई मुश्किलें बढ़ी हैं, कई बार जो चीटिंग हो रही है, ख़ास तौर से नई पीढ़ी दूसरे कामों को छोड़कर क्रिप्टो करेंसी के काम में लगती जा रही है
और जो चीटिंग है, धोखाधड़ी है, वो इससे हो रही है, उसके ऊपर एक बहुत बड़ी रोक क्रिप्टो करेंसी पे जो उसके ऊपर देयता ही निश्चित करके लगाई जाएगी। सर, अगर हम आपसे जानना चाहें तो 10 में से कितने पॉइंट जो हैं आप इस बार के बजट 2022 को आप देना चाहेंगे? वास्तव में ये जो नया बजट है, इसमें सभी वर्गों के लिए प्रावधान है। इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए भी है, विभिन्न वर्गों को राहत देने के लिए भी है, शिक्षा पे है, एजुकेशन पे, गरीबों पे है, किसानों पे है और श्रमिकों पे। केवल एक वर्ग के ऊपर इसमें बहुत राहत नहीं, कोई राहत नहीं है, वो है छोटे आयकर दाता और मध्यम वर्ग के लोग। ये अपेक्षा कर रहे थे कि तीसरे साल के इस बजट में उन्हें राहत मिलेगी। जो उनकी इनकम टैक्स की लिमिट है 2.5 लाख रुपए, ये बढ़कर 4 या 5 लाख हो जाएगी। जो 80C के अंतर्गत उन्हें बचत के लाभ होते हैं इनकम टैक्स में, वो भी 1.5 लाख से 2.5-3 लाख हो जाएगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। तो केवल छोटे आयकरदाता और मध्यम वर्ग के लोग कहीं मायूसी का सामना कर रहे हैं, बाकी पूरी इकोनॉमी खुश है और इकोनॉमी के लिए बूस्टर डोज है। तो ऐसे में बहुत अच्छा बजट है। इन परिस्थितियों में कोरोना काल की चुनौतियों के बाद अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने, गतिशील करने और विकसित करने के लिए एक अभूतपूर्व बजट है और इसको 10 में से 9 मार्क्स जरूर दिए जाने चाहिए। बजट 2022 की जो एक्सपेक्टेशंस थी वो कहीं ना कहीं जो उम्मीदें थी वो फुलफ़िल करते हुए यहाँ पे नज़र आ रही है। सिर्फ कुछ जो आम आदमी को जो राहत, यहाँ पे कॉमन मैन को जो एक राहत की उम्मीद थी वो कहीं ना कहीं इस बार इस बजट में पूरी नहीं होती दिखाई दी। लेकिन जो दूसरे सेक्टर्स हैं उनमें ये उम्मीद जताई जा रही है कि इन प्रोविजन से, इन नए बजट से जो है इंडिया जो है, भारत जो है वो आने वाले सालों में बहुत अच्छी तरीके से डेवलप्ड कंट्री के तौर पे दूसरे देशों के सामने उभर कर सामने आएगा। बाकी सारी तमाम खबरों के लिए बने रहिए MP न्यूज़ के साथ।